नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों कि हम इस वीडियो के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि देख रहे हो बोर्ड पर भी लिखा हुआ है शिशु नागवंश। ये शिशु नागवंश आज का हमारा टॉपिक रहेगा। लेकिन इससे पहले जिस वीडियो के अंदर हमने शिशु नागवंश से पहले के जिन वंशों के बारे में जानकारी ली है वो थे वैद्रथ वंश और हर्यक वंश। मैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। उस जानकारी को बताने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी अपील दोस्तों, कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और एक चीज और दोस्तों, इस चैनल पर आपको जितनी भी जानकारियां दी जा रही है ये सब ऑथेंटिक बुक से है और साथ ही साथ एक गहराई से किया जाने वाला अध्ययन है। इसीलिए इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोस में भी आपको इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां क्या होती रहे, मिलती रहे। तो जैसा कि मैं बता रहा था दोस्तों, हम आज शिशु नागवंश करने वाले हैं। इससे पहले हमने मगध के उत्कर्ष को पढ़ा था कि मगध पर किस तरह वैद्रथ वंश का शासन रहा। वैद्रथ वंश पहला वंश माना जाता है, लेकिन बौद्ध पुराणों के अनुसार बिंबिसार के द्वारा स्थापित किया गया जो हर्यक वंश था उसे माना जाता है, जो 545 ईसा पूर्व के अंदर क्या था, स्थापित हुआ था। 545 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक किसने, हर्यक वंश ने शासन किया था। ये हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ लिया था। और यह भी पढ़ा था कि हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर कर उसके अमात्य शिशुनाग ने या उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी हत्या ली थी और 412 ईसा पूर्व के अंदर उसने नाग वंश को क्या किया था, स्थापित किया था, जिसका शिशुनाग वंश के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देर नहीं करेंगे, अपनी जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। और जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी छोटी सी बात और बता दूं दोस्तों यहाँ पर, कि ये शिशुनाग वंश जो है, इस शिशुनाग वंश की महत्वपूर्ण बात यह है कि पुराणों में इसे प्रॉपर रूप से जो नाम दिया गया है वो नाम है क्षत्रिय। याद रखिए दोस्तों, पुराणों में शिशुनाग वंश को क्षत्रिय माना जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, क्षत्रिय वंश माना जाता है इसे, क्षत्रिय वंश। ये याद रखिएगा, ये पुराणों में इसे क्षत्रिय क्या कहा गया है, वंश कहा गया है। लेकिन इसकी जानकारी हम पूर्ण रूप से लेंगे, ठीक है ना, कि ये क्या था और क्या नहीं था, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, शिशुनाग जो था या शिशुनाग वंश जो था, जिसका संस्थापक शिशुनाग था, ये नाग वंशीय था। आपको यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी कि हर्यक वंश भी नाग वंशीय था। हर्यक वंश की तरह ही शिशुनाग वंश भी नाग वंशीय था। दोनों नाग वंशीय वंश थे। और इस नाग वंशीय शिशुनाग वंश की स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी, शिशुनाग के द्वारा की गई थी, जो 412 ईस्वी के अंदर गद्दी पर बैठा था और 394 ईसा पूर्व तक गद्दी पर रहा था। याद रखिएगा, 412 ईसा पूर्व से लेकर वो 394 ईसा पूर्व तक गद्दी पर रहा था, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी जानकारी को आगे बढ़ाते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। दोस्तों, महावंश एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जब हम महावंश को पढ़ते हैं, महावंश और दीपवंश, उसमें महावंश को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता लगता है कि उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि वैशाली के एक लिच्छवी राजा, ठीक है ना, और एक जो गणिका जो थी, या ये कह सकते हैं कि एक नगर वधु जो थी, वैशाली के एक लिच्छवी राजा और एक नगर वधु शोभिनी जो थी, उसकी संतान कौन था, शिशुनाग था। ऐसा किसमें लिखा हुआ है, महावंश के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो शिशुनाग वंश के जो शासक जो थे वो एक नगर वधु शोभिनी के संतान थे और लिच्छवी राजा से उत्पन्न थे। और इसीलिए शायद सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने अपनी राजधानी जो थी वो किसको बनाया था, वैशाली को बनाया था। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक वैशाली के राजा और नगर वधु शोभिनी की संतान थे, इसीलिए जब वैशाली के राजा की संतान है तो इसीलिए इन लोगों ने जब शासन अपने अधिकार में लिया तो शासन अधिकार में लेने के बाद नागदशक को मारने के बाद इसी शिशुनाग ने वैशाली को अपनी क्या बना ली थी, राजधानी बना ली थी। ये याद रखिएगा दोस्तों। इसका मतलब अब जो है राजगृह है, या हम जिसको इससे पहले मतलब है ना क्या है, गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं, वो राजधानी नहीं रही थी, मुख्य राजधानी वैशाली हो गई थी मगध की। थोड़ा सा ये जानकारी इंपॉर्टेंट आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शिशुनाग जो है, ठीक है ना, नागदशक का अमात्य था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है ना। लेकिन इस शिशुनाग को नागदशक ने अपने काल के अंदर बनारस का गवर्नर नियुक्त किया हुआ था। यहां पर ये क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों बड़ी परीक्षाओं के अंदर कि बताइए शिशुनाग नाग वंश की स्थापना करने से पहले नागदशक के काल के अंदर किस पद पर था, तो बनारस का गवर्नर था। ये याद रखिए दोस्तों, शिशुनाग जो था वो क्या था, बनारस का गवर्नर था।
शिशुनाग को वैश्य मानना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता दोस्तों। इसका एक रीजन है। क्यों रीजन है? क्योंकि अगर वह वैश्य पुत्र होता तो उस समय के रूढ़िवादी ब्राह्मण जो हैं वो कभी भी इस प्रकार के शासक को क्या नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। इसीलिए शिशुनाग को क्या मानना इंपॉर्टेंट है, क्षत्रिय मानना ही इंपॉर्टेंट है, जो पुराणों के अंदर क्या है, जिसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसलिए याद रखिए दोस्तों, हम शिशुनाग वंश को और शिशुनाग को क्षत्रिय मानकर ही क्या करते हैं, मतलब आगे चलते हैं। ये केवल तर्कसंगत जानकारी मैंने आपको बताई है कि ये तर्कसंगत जानकारी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त ब्राह्मण जो थे वो इस प्रकार के रूढ़िवादी जो थे, ब्राह्मण जो थे वो इस प्रकार के वैश्य पुत्र को कभी भी शासक के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए शायद हो सकता है कि ये जो थे ये क्षत्रिय वंश से जुड़े हुए थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों हम शिशुनाग की, तो शिशुनाग की बात करते हुए हम शिशुनाग के काल की अवंती विजय के बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरह शिशुनाग ने अपने काल के अंदर अवंती को जीता था। तो दोस्तों अवंती की जानकारी लेने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक रूपरेखा बनाते हुए आपको बता दूं कि अवंती का शासक जो था अवंतीवर्धन था। नाम बड़ा आसान है कि आप जानते हो, यहां पर नाग वंश का जो शासक है, शिशुनाग वंश का जो शासक है वो कौन है, शिशुनाग, और वर्सेस और अवंती का जो शासक है उसका नाम क्या है, अवंतीवर्धन। अर्थात इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ है उसकी जानकारी हमें लेनी है। और इस युद्ध में कौन विजय प्राप्त हुआ है, शिशुनाग प्राप्त हुआ है। आप जानते हो मैं इसी तरह लिखता हूं, वर्सेस का मतलब युद्ध होता है और दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जहां डबल टिक लगा इसका मतलब वो क्या हो गया, जीत गया। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाली है। अवंती विजय शिशुनाग ने जब अवंती को जीता तो सर्वप्रथम अवंती को जीतने वाला शासक ही कौन है, शिशुनाग है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इतिहास के अंदर मगध के उत्कर्ष के अंदर अवंती को जीतने वाला सर्वप्रथम शासक जो था वो कौन था, शिशुनाग था। शिशुनाग वंश का शिशुनाग था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि चूंकि अवंती ने क्या था कि इससे पहले अवंती ने वत्स जनपद को जीत रखा था, वत्स महाजनपद को क्या कर रखा था, जीत रखा था। अब शिशुनाग ने जब अवंती पर आक्रमण किया तो अवंती जब हारा तो वत्स जनपद जो है वो भी किसके अधिकार में आ गया, शिशुनाग के अधिकार में आ गया। इसका मतलब साफ है कि अवंती के साथ साथ उसे गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में क्या प्राप्त हुआ, वत्स, ठीक है ना, क्षेत्र भी क्या हुआ, प्राप्त हो गया। क्योंकि ये पहले से किसका जीता हुआ था, अवंतीवर्धन का जीता हुआ था। अवंती जो था महाजनपद जो था उसका जीता हुआ था। इसीलिए जब शिशुनाग ने अवंती को हराया तो अवंती को युद्ध में हराने के बाद उसे वत्स भी क्या हो गया, उपहार स्वरूप क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इस तरह वत्स पर भी किसका अधिकार हो गया, शिशुनाग का हो गया। इस विजय के बाद मगध साम्राज्य की सीमाएं जो है दोस्तों, हम बात करें इनकी सीमाओं की तो इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि इस विजय के बाद मगध साम्राज्य की सीमाएं जो थी, पश्चिमी सीमा जो थी उसकी वो मालवा तक चली गई थी। मालवा तक क्या हो गया था, उसका विस्तार हो गया था। और पाटलिपुत्र से भड़ोच जाने वाले व्यापारिक मार्ग से भी अवंती का व्यापार जो था वो क्या हो रहा था, फल फूल रहा था, बड़ा हो रहा था, आगे बढ़ रहा था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि पश्चिमी जो सीमा जो थी मगध की, ये किसके काल के अंदर इंपॉर्टेंट जानकारी आती है, शिशुनाग के काल के अंदर क्या आता है, इंपॉर्टेंट जानकारी के रूप में प्राप्त होता है। और इसकी पश्चिमी सीमा जो थी वो मालवा तक विस्तृत में चली गई थी। और पाटलिपुत्र से जो भड़ोच जाने वाला व्यापारिक मार्ग था वहां से भी अवंती का व्यापार जो था फल फूल रहा था। तो ये जानकारी जो थी ये तो थी शिशुनाग के काल के अंदर। अब शिशुनाग के काल के बाद, शिशुनाग के बाद गद्दी पर, नाग वंश की गद्दी पर आकर बैठा जिसका नाम था कालाशोक। जिसका नाम था दोस्तों कालाशोक। कालाशोक जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, जिसको काक शासक, काकवर्ण शासक भी बोला जाता है। 394 ईसा पूर्व के अंदर ये गद्दी पर बैठा था। याद रखिए दोस्तों, 394 ईसा पूर्व के अंदर ये गद्दी पर बैठा था और 366 ईसा पूर्व तक ये गद्दी पर रहा था। हम इस कालाशोक के बारे में जानकारी लें इसलिए आपको थोड़ा सा बता दूं कि जिस वक्त शिशुनाग गद्दी पर बैठा हुआ था और मगध का शासन कर रहा था एक शासक के रूप में, उस वक्त यही जो कालाशोक जो था, जो शिशुनाग का पुत्र था, दोस्तों यहां याद रखिएगा शिशुनाग के पुत्र का नाम है कालाशोक, ये काशी का शासक था। याद रखिए दोस्तों, यहां पर ये फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जिस तरह शिशुनाग का बना था कि शिशुनाग शासक बनने से पहले कहां का गवर्नर था, तो आपको मैंने जैसा कि बताया कि वो कहां का गवर्नर था, काशी का, बनारस का गवर्नर था। और यहीं पर आप ये बात करोगे कि अगर कालाशोक के शासक बनने से पहले की बात करें तो शिशुनाग के काल के अंदर वो कहां का शासक था या उपशासक था, वो कहां का शासक था, काशी का शासक था। और यही रीजन था दोस्तों कि ये जब एक काशी का शासक था तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो थी वो किसको बनाया था, वैशाली को।
वैशाली को। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी पड़ेगी कि पाटलिपुत्र से उसने राजधानी जो है मगध की किसको बना दिया था, वैशाली को बना दिया था। लेकिन जब कालाशोक गद्दी पर आया तो इस कालाशोक ने वापिस अपनी राजधानी जो है या मगध की राजधानी जो है वैशाली से क्या बना दी, पाटलिपुत्र बना दी। यहां पर इंपॉर्टेंट जानकारी ये आती है दोस्तों कि बताइए ऐसा कौन सा शासक था जिसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर किसी और क्षेत्र को बनाया या किस क्षेत्र को बनाया। तो याद रखिएगा वैशाली को बनाया और बनाने वाला व्यक्ति कौन था, शिशुनाग था। और यहां पर यह भी आ सकता है कि राजधानी बदल देने के बाद वापिस पाटलिपुत्र मगध की राजधानी किसने बनाई। तो यहां याद रखिएगा कि वापिस राजधानी बनाने वाला जो शासक था शिशुनाग वंश का, वो था काला अशोक। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। अब इसके बाद इसी के समय के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना घटित हुई कालाशोक के काल के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। कालाशोक के काल के अंदर 383 ईसा पूर्व में 383 ईसा पूर्व के अंदर 383 ईसा पूर्व के अंदर इसी कालाशोक के काल के अंदर द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगति, याद रखिए दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल के अंदर हुआ था, कालाशोक के काल के अंदर हुआ था। जैसा कि मैं आपको पीछे के वीडियो में भी बता चुका हूं दोस्तों, हर एक वंश के काल के अंदर कि जिस तरह मैं बौद्ध संगतियों के बारे में आपको बता रहा हूं, इन बौद्ध संगतियों की एक ट्रिक मैंने मेरे चैनल पर डाली गई है, मेरे YouTube चैनल पर मेरे वीडियो में मैंने डाली है। अगर आप चाहो तो बौद्ध संगतियां जितनी जगह पर हुई हैं, किस शासक के काल में हुई हैं, ये सब जानना है तो एक छोटी सी ट्रिक से वो जान लोगे, इसलिए उस वीडियो को भी देखना न भूलें। तो याद रखिए दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो किसके काल के अंदर हुई है, कालाशोक के काल के अंदर हुई है। उसका आयोजन जो था वो किसके काल के अंदर हुआ है, कालाशोक के काल के अंदर हुआ है। यहां पर आपको थोड़ा सा और इस टॉपिक से हटकर मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि ये द्वितीय बौद्ध जो संगति हुई थी दोस्तों, द्वितीय बौद्ध जो संगति हुई थी, इस द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों के अंदर क्या हो गया था, बट गया था। यहां पर कुछ लोग क्या है, बौद्ध संप्रदाय को, बौद्ध धर्म को या बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में बांटते हैं। जिस संप्रदाय में एक का नाम था स्थाविर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, एक का नाम था स्थाविर और एक का नाम था महासंघिक। याद रखिए दोस्तों, एक का नाम था महासंघिक। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म किस संगति के दौरान या बौद्ध धर्म किस संगति के दौरान दो संप्रदायों में बट गया था, वो द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान दो संप्रदायों में बट गया था। इसको याद रखने के बड़ा आसान तरीका है दोस्तों। इसको याद कैसे रख लीजिए, इसको याद यूं रख लीजिए कि द्वितीय बौद्ध संगति है और टुकड़े भी होंगे तो वो कितने होंगे, दो होंगे, क्योंकि हमने यही बात की है कि बौद्ध धर्म कितने टुकड़ों में बटा है, दो भागों में बटा है, दो संप्रदायों में बटा है। तो इसलिए याद रखिए दो संप्रदाय, तो संगति भी कौन सी, दूसरी नंबर की, तो इसलिए याद रखिएगा। और लेकिन ये याद रखिएगा कालाशोक के काल के अंदर हुई थी। वैसे याद रखने के लिए याद रखना चाहो तो शोक में दुआ आता है दो, ये देखो दो लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है दूसरी संगति जो है वो किसके काल में हुई, कालाशोक के काल में। हालांकि अशोक लिखते हैं तो उसमें भी दो लिखा हुआ आता है, लेकिन यहां पर आप याद रखिएगा काला दिन था जिस दिन बौद्ध धर्म क्या हुआ, दो संप्रदायों के अंदर बट गया। तो कालाशोक के काल में द्वितीय बौद्ध संगति जो थी वो हुई थी और उस समय बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बट गया। जो दो भाग जो थे वो कौन कौन से थे, ठीक है ना, स्थाविर और महासंघी, ये दो भाग जो थे वो इस चीज में क्या हो गया था दोस्तों, बट गया था। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद आगे जानकारी को लेते हुए। अब आगे बात आती है कि दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि बाणभट्ट ने एक किताब लिखी है दोस्तों जिसका नाम है हर्षचरित्र। बाणभट्ट की हर्षचरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अनुसार काकवर्ण की राजधानी के पास घूमते हुए एक व्यक्ति ने, जब काकवर्ण राजधानी के पास घूम रहा था तो घूमते हुए एक व्यक्ति ने उसकी छुरा भोंककर हत्या कर दी थी। हालांकि दोस्तों ये जो कहानी है मैं आपको बता रहा हूं बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित्र में, और ये माना जाता है कि जब काकवर्ण या कालाशोक की हत्या उस व्यक्ति ने राजधानी के पास घूमते हुए कर दी थी तो उसी राजधानी के पास घूमते हुए उस व्यक्ति का नाम जो था वो क्या माना जाता है, महापद्मनंद माना जाता है। अर्थात संभवतः हम ऐसा मानते हैं कि शायद वो व्यक्ति जो है वो कौन होगा, महापद्मनंद होगा जिसने इसकी हत्या की थी। क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बाद 344 ईसा पूर्व के अंदर महापद्मनंद ने ही, ठीक है ना, नंद वंश की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये थोड़ी सी जानकारी बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखनी है। यहाँ पर एक सबूत और आता है, एक साक्ष्य और आता है, उसको थोड़ा समझ लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि कालाशोक के कुल 10 पुत्र थे दोस्तों, कालाशोक के 10 पुत्र थे
और उन 10 पुत्रों में एक ग्रंथ है दोस्तों, महाबोधि वंश। इस महाबोधि वंश के अनुसार ही मैं आपको ये बता रहा हूं कि कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने 22 वर्ष तक क्या किया था, शासन किया था। और इनके 10 पुत्रों के अंदर का अंतिम शासक जो था, जिसका नाम था नंदीवर्धन। याद रखिए दोस्तों, इसका अंतिम शासक जो था वो क्या था, नंदीवर्धन। यहां याद रखने में कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं कि शिशुनाग वंश के बाद गद्दी पर, देखो यहां शिशुनाग वंश आया तो इससे पहले वाले वंश का शासक जो है अंतिम, वो क्या है, नाग है। नाग का मतलब क्या है, नाग दशक है। यहां पर इस वंश के बाद आगे आने वाला वंश कौन सा है, नंद वंश है। तो इसीलिए नंद वंश से पहले वाले वंश का अंतिम शासक कौन है, नंद है। नंद अर्थात नंदीवर्धन है। इसी नंदीवर्धन को महानंदिन भी कहा जाता है दोस्तों, महानंदिन भी कहा जाता है। तो नंद से जुड़ा है नंद, नंद खत्म हुआ तभी नंद आया, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ याद रखने वाला थोड़ा सा एक ट्रिक से यूं, एक मतलब ना, एक ट्रिक का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि भाई ट्रिक के लिए अलग अलग लाइनें में बताई जाए। कई लोगों का विचार होता है कि ट्रिक से स्टडी नहीं होती है दोस्तों। अगर आप जानकारी को लोगे तो ट्रिक से ही कुछ चीजें क्या होती हैं, याद होती हैं। ट्रिक का मतलब ये नहीं कि मैं आपको एक लाइन दे दूं और उस लाइन को आप रट्टा मारो, फिर आगे जाऊं तो फिर दूसरी कोई लाइन दे दूं, आगे जाऊं तो तीसरी लाइन दे दूं। हमने इन अक्षरों के अंदर से ही ट्रिक बनाई है, क्योंकि ये अक्षर वहां आने वाले हैं। अगर आप क्वेश्चन ये आ जाए कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों आपको इतिहास में इस बात का मालूम है कि शिशुनाग वंश के खत्म होने के बाद नंद वंश आया, तो अंतिम शासक कौन हुआ, नंद हुआ। नंद मतलब क्या हुआ, नंदीवर्धन। ये ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये वो एक चीज है जिससे हम अपनी मेमोरी को क्या कर लेते हैं, जगा लेते हैं। लेकिन वही बात जिन लोगों के जुबान पर ये टिका हुआ है कि ट्रिक से स्टडी नहीं होती है, मैं कहता हूं दोस्तों ट्रिक से स्टडी होती है, सिर्फ करने वाला चाहिए। चलिए दोस्तों, हम इस विषय में कभी और बात करेंगे, कुछ मोटिवेशनल वीडियो डालेंगे, इसलिए इन चीजों को हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो मैं जैसा बता रहा था कि इस वंश का अंतिम शासक जो था वो नंदीवर्धन था, यहाँ महानंदिन था। यहां पर भी दोस्तों एक छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहूंगा। ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद गद्दी किसको प्राप्त हुई, महापद्म नंद को प्राप्त हुई, तो महापद्म नंद ने ही नंद वंश की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। और इस तरह 394 ईसा पूर्व के अंदर, ठीक है ना, 344 ईसा पूर्व के अंदर नंद वंश गद्दी पर आकर बैठा। वो नंद वंश जिसका खात्मा कर हमारे इस देश के अंदर एक बहुत बड़े राजवंश की स्थापना हुई, जिस राजवंश का नाम था मौर्य राजवंश। लेकिन दोस्तों हम इस वीडियो में केवल और केवल आज नाग वंश के बारे में जानकारी लेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को खत्म करूं, मैं अब एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं दोस्तों। रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से लड़ी है जंग, जिसने रातों से लड़ी है जंग, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो इसलिए दोस्तों रात दिन एक कर दीजिए इस रीट की वैकेंसी को क्लियर करने के लिए, इस पटवारी की वैकेंसी को क्लियर करने के लिए, आने वाली कांस्टेबल की वैकेंसी को क्लियर करने के लिए, एसएससी जीडी या किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी हो, फर्स्ट ग्रेड नेट जेआरएफ का पेपर होने वाला है दोस्तों, नेट का, इसके अंदर भी रात दिन एक कर दीजिए। और जिस दिन आपने रात दिन एक कर दी, रातों से आपने जंग लड़ ली, याद रखिएगा दोस्तों सुबह वही व्यक्ति सूर्य बनकर क्या होता है, चमकता है। धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए मेरा जो टॉपिक जो था शिशुनाग वंश खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको नंद वंश के बारे में जानकारी दूंगा। आज के लिए मुझे इतना ही, और आप सब लोगों को शुभ रात्रि, सब्बा खैर, धन्यवाद।